Hello friends, welcome to our beautiful channel Farm Ease and also welcome to the quick revision क्योंकि हर बच्चे को ज़रूरी होता है कि क्विक रिवाइज करना तुरंत पेपर से पहले कि क्विक रिवीजन करके वो पेपर में अपना बेस्ट दे सके। और जो हमने नीचे एक कोट लिखा है, लेट्स मेक इट ईज, चलो इसे आसान बनाते हैं। तो जी हाँ, इस चैनल पे हम जो भी चैप्टर डिस्कस करते हैं उसे हम आसान तरीके से, आसान वे से आपके लिए परोसते हैं या आपके लिए एक्सप्रेस करते हैं कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए और अपने पेपर में बेटर अंडरस्टैंडिंग के वजूद पर आप अच्छे से पेपर लिख पाए। तो आइए, आज जो मैंने सब्जेक्ट लिया है वो है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत खूबसूरत ये सब्जेक्ट है और इसका एक बेहतरीन टॉपिक जो है वो है एंटासिड्स। मैंने जो सब्जेक्ट लिया है वो है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसका ब्यूटीफुल सा चैप्टर एंटासिड आपके लिए आज पिक किया है और उसे हम इस तरह पढ़ेंगे। मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूँगा कि ये 1 नंबर में आएगा, ये 2 नंबर में आएगा और आप किस तरह पेपर में लिख कर अपने उस टीचर जो उस पेपर को चेक करेगा उसे कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, वो मैं सारी ट्रिक्स अभी आपको इसी चैप्टर में बताऊंगा। और ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा क्योंकि एंटासिड है ही अपने अंदर छोटा चैप्टर, बस उसे मैं थोड़ा बड़ा इसलिए कर दूंगा आपको बताने में कि आप किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, पेन का कैसे यूज़ करना है आपको और आपको किस तरह से लर्निंग वे में याद करना है इन सब चीज़ों को। तो चलो शुरू करते हैं। एंटासिड्स 3 चीज़, मैं एंटासिड से शुरू करने से पहले 3 क्वेश्चन अराइज कर देता हूँ जो इस पूरे चैप्टर की जान है। पहले तो यही है, 1 नंबर में आ जाता है, लिख लो, 1 नंबर में यही आ जाता है, व्हाट इज एंटासिड, डिफाइन एंटासिड और एंटासिड होते क्या हैं। पहले तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि व्हाट इज एंटासिड, डिफाइन एंटासिड या एंटासिड होते क्या हैं, 3 तरीके ये। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू एंटासिड ओकर, क्यों एंटासिड बनाए गए हैं। इस दुनिया में हर चीज़ आई है, कुछ ना कुछ जो भी दवाई है किसी ना किसी बीमारी के लिए आई है, अपने आप में मजे लेने के लिए तो आई नहीं कि भाई खाओ और मजे करो, कुछ ना कुछ बीमारी पे वो एक्ट करते हैं। वैसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का आ सकता है, हाउ डू एंटासिड ओकर, और जिसके पास पीवी की बुक है वो देख सकता है पीछे यही क्वेश्चन लिखा है, हाउ डू एंटासिड ओकर, क्योंकि बुक से अच्छे नोट्स ना कभी होते हैं ना कभी हो पाएंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि बुक प्रेफर कीजिए और बुक से पढ़िए। तो चलो शुरू करते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने ये हो गए। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि हमारा स्टमक कौन सा एसिड रिलीज करता है, सिक्रीट करता है। तो चलो शुरू करते हैं। ये स्टमक कहाँ से आ गया आपको पता नहीं लगेगा, पर अब बातें सुनिए, कहानी सुनिए। कहानी में कुछ नहीं है, आपने टीवी देखा, आपने टीवी ऑन करा, टीवी में बढ़िया सा आईपीएल का मैच चल रहा है, ओवर खत्म हो गया, ऐड आ गई, ऐड में आपने इनो की ऐड देखी, इनो में उसको जलन हो जाती है पेट पे, बंदा उसे सोडा देता है तो दूसरा बंदा मना कर देता है, वो उसे इनो देता है और कहता है 6 सेकंड में असर दिखाएं, और वो बिल्कुल से हो जाता है और फिर से कूदने लग जाता है। ये ऐड तो देखी होगी, सबने देखी होगी इनो की ऐड, तो इनो की ऐड तो कॉमन है, सबने देखी होगी। यही होता है ना इनो की ऐड में कि बंदा जलन हो जाती है, एसिडिटी भी बोल सकते हैं, जलन बोल सकते हैं, पेट पकड़ लेता है। अब वो पेट पकड़ लेता है, फिर एक बंदा उसे सोडा देता है तो कहता है सोडा नहीं इनो दो, इनो 6 सेकंड में असर दिखाता है, बंदा फिर से हो जाता है, फिर नाचने गाने जो भी जिस तरीके की वो ऐड होती है उसमें करने लग जाता है। तो इस ऐड से हमें क्या है, वो इनो क्या था, उसके पेट में क्या हुआ, यही एंटासिड से रिलेटेड है, यही एंटासिड से रिलेटेड है। तो एंटासिड सिंपल, यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि एंटासिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो गैस्ट्रिक कंटेंट जो हमारे पेट के अंदर होता है उसे न्यूट्रलाइज करता है। यहाँ पे न्यूट्रलाइज का मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से है, एसिड बेस रिएक्शन से है। अब आप बोलोगे एसिड बेस कहाँ से आएगी, वो मैं आगे अभी बताऊंगा कि एसिड बेस आएगा। सब एक स्टोरी की तरह सुनो, स्टोरी की तरह सुनो। आगे क्या है, हमें पता है कि उस बंदे ने ऐड में पेट पकड़ा। अब उस बंदे ने ऐड में पेट पकड़ा, क्यों पकड़ा, क्योंकि उसे क्या हुई, जलन हुई, उसे एसिडिटी बनी। एसिडिटी क्यों बनी, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। अब सुनो ध्यान से, एसिडिटी इसलिए बनी, हमारा जो स्टमक होता है वो एक एसिड रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पे मेरे तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है,
जो मैंने बताया था कि 3 क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारा स्टमक कौन सा एसिड रिलीज करता है, तो यहाँ पे उसका आंसर मिल गया। हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl रिलीज करता है, क्योंकि कुछ कुछ बंदों को है ना ये भी नहीं पता होता कि HCl रिलीज करता है या सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज कर देता है, कुछ कुछ बंदे लिख देते हैं। तो कभी कभी ये 1 नंबर का क्वेश्चन फंसा देते हैं, तो आपको ढंग से इसमें फोकस करना है कि ये HCl रिलीज करता है। जब हमारा स्टमक HCl रिलीज करता है तो वो क्यों करता है? वो HCl इसलिए रिलीज करता है कि खाते वक्त जो भी जम्स या बैक्टीरिया हमारे मुंह के द्वारा एंटर हो गए पेट में, एक तो वो उन्हें किल करता है, किल द जम्स। सेकंड, डाइजेशन में हेल्प करता है। अच्छी बात है, HCl रिलीज भी हो रहा है, हमारे डाइजेशन में भी मदद कर रहा है और जम्स को भी मार रहा है। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस बंदे को पेट पकड़ने की जरूरत पड़ गई? कुछ तो हुआ है। वो ये हुआ है, कभी कभी HCl ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, मतलब जितनी क्वांटिटी में वो हो रहा है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में वो सिक्रीट हो जाता है, या उस समय हम कम खाना खाते हैं तो वो जितना खाना खाएं उससे ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है। तो एक जलन सी, जिसे आप जलन, मैं तो डायरेक्ट हिंदी में बोलो जलन, या एसिडिटी भी बोलते हैं। आपने घर में भी अपने पापा मम्मी या पड़ोस या डॉक्टर से भी सुना होगा, ये कॉमन वर्ड है, जलन या एसिडिटी। एसिडिटी बन जाती है। उस एसिडिटी, वो एसिडिटी मतलब वो एसिड होता है। और जब आप कोई भी इनो लेते हो तो वो होता है बेस, और वो बेस उस एसिड के साथ मिलके एसिड बेस रिएक्शन कर देता है, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। इसे ही शायद आपने बचपन में 10th में रिएक्शन पढ़ी है, जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ आया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे ही कहते हैं। तो धीरे धीरे कहानी सुनोगे सारे आंसर मिलते चले जाएंगे। अब एंटासिड का आपको आंसर मिला। पहला मैं बताना चाहता हूँ, एंटासिड का आपको आंसर मिला कि एंटासिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो उन कंटेंट को, गैस्ट्रिक कंटेंट्स को न्यूट्रलाइज करता है। मिल गया आपको एक आंसर। सेकंड मैंने पूछा था हाउ डू एंटासिड अगर क्यों बनते हैं? क्यों बनते हैं ये? कि जब एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पेट में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड काम आते हैं। एग्जाम्पल इनो या सोडा। कुछ कुछ घर में दादी नानी सब बोलते हैं ना, सोडा पिलाओ इसे, मीठा सोडा सुना होगा घर में, तो ये कॉमन है। नेक्स्ट, कौन सा एसिड रिलीज करता है हमारा स्टमक? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 3 क्वेश्चन के आंसर मिल गए, तीनों आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है टॉपिक हमारे एंटी एसिड को क्लासिफाई मतलब उन्हें बांटा कैसे गया है। हमारा एंटी एसिड को बांटा कैसे गया है, यहाँ पे आप चैप्टर पढ़ने से पहले भी मैंने बताया था, ये कोई सीरियस बीमारी की दवाई नहीं है। ये हर तीसरे चौथे बंदे को आपको मिल जाएगी कि एसिडिटी होते हुए। फार्मेसी में जरूरी नहीं है कि हर दवाई किसी ना किसी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज के लिए ही बनी हो। जैसे एंटासिड है, ये कोई ज़्यादा, ये भी कभी कभी बंदे को टपका देती है, बूढ़े बंदे को, एज बंदे को टपका देती है, पर हर बार ये जरूरी नहीं कि ये किसी पर्टिकुलर, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, एड्स की तो दवाई खासकर नहीं बनी है अभी, या कोई भी टाइफाइड, तो ये किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए नहीं है। ये हर तीसरे चौथा बंदा, भाई इनो रख लो, घर में भी पड़े होते हैं, बहुत लोगों के घर में भी इनो पड़े होते हैं, तो यहाँ पे है। अब एंटासिड की क्लासिफिकेशंस क्या है? देखिए, एंटासिड्स की क्लासिफिकेशन 2 तरीके से की गई है, एक एब्जॉर्बेबल और एक नॉन एब्जॉर्बेबल। यहाँ पे जब एब्जॉर्बेबल सुन रहे हो तो कुछ नहीं करना, इसका सेकंड नाम भी दे रखा है सिस्टमिक नॉन सिस्टमिक, पर मैं एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल क्योंकि क्वेश्चन में घुमा देगा बच्चों को, बच्चा याद करके जाएगा सिस्टमिक नॉन सिस्टमिक, वो पूछेगा व्हाट इज एब्जॉर्बेबल एंटासिड, घूम गए। तो दोनों नाम याद होने चाहिए, सिस्टमिक भी और एब्जॉर्बेबल भी, नॉन सिस्टमिक भी और नॉन एब्जॉर्बेबल भी। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्बेबल यहाँ पे लिखा गया, तो मैं गुजारिश करूँगा कि अपने दिमाग को ज़रा 12th की केमिस्ट्री, जिसका अच्छा दिमाग है या जिसका बढ़िया फोकस वाला अभी भी याद है, वो 12th की केमिस्ट्री में जाओ, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में, उसमें आपने 2 टर्म पढ़ी थी, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एड 2 पढ़ी थी ना, वही एब्जॉर्बेबल यहाँ पे है। एब्जॉर्प्शन में वहाँ का क्या मतलब था कि थ्रू आउट द बॉडी एब्जॉर्ब हो रहा है, और एडजॉर्प्शन का क्या मतलब था, ओनली सरफेस पे हो रहा है।
ये पढ़ा था ना। यहाँ पे एब्जॉर्बेबल का मतलब है, जब मैंने ऊपर ये पहली क्लासिफिकेशन जो है एब्जॉर्बेबल क्लासिफिकेशन, एब्जॉर्बेबल एंटासिड, वो ऐसे एंटासिड होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं, मिलते हैं, रेडिली एब्जॉर्बेबल मतलब जल्दी घुलते हैं, जल्दी मिलते हैं, और साथ में एल्कलोसिस, यहाँ पे टर्म यूज की गई है एल्कलोसिस। इसका क्या मतलब है? ये एल्कलोसिस शो करते हैं हायर एसिड, मतलब एसिड के सामने, एसिड के अपोजिट में ज्यादा बेस का प्रोड्यूस होना, उसे एल्कलोसिस कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे ये है। तो एब्जॉर्बेबल एंटासिड वो एंटासिड होते हैं जो रेडिली सोल्यूबल होते हैं, जल्दी से मिल जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं, और साथ में एल्कलोसिस प्रोसेस करते हैं। एल्कलोसिस प्रोसेस वो होता है जो ज़्यादा एसिड, ज़्यादा मात्रा, जो एसिड की ज़्यादा मात्रा होती है उसके अपोजिट में ज़्यादा बेस का होना, उसे कहते हैं एल्कलोसिस। और एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, जिसका यहाँ पे दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये 2 नंबर में आ सकता है क्लासिफिकेशन, और तोड़ के रख देगा अगर आ गया तो ये, क्योंकि बच्चों को एग्जाम्पल याद नहीं होते, जबकि एग्जाम्पल का भी मार्क्स होता है। इन सब चीज़ों में एग्जाम्पल का मार्क्स होते हैं। तो जितना आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो रिकॉल कर लो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट है नॉन एब्जॉर्बेबल। अब नॉन एब्जॉर्बेबल क्या है? नॉन एब्जॉर्बेबल अगर मैं आपको बोलूँ तो नॉन एब्जॉर्बेबल ये है कि ये नॉट एब्जॉर्ब्ड होते, ये एब्जॉर्ब नहीं होते, और इतना सिग्निफिकेंट एक्सटेंड नहीं दिखा पाते। किसके खिलाफ? एसिडिटी के खिलाफ। जैसे आपका एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेन यही था, बच्चे समझ जाएंगे, बस उन्हें एक क्लू मिलना था कि एब्जॉर्बेबल यहाँ पे क्या है। सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक आ गया तो बच्चों को याद है ये एब्जॉर्बेबल बोलते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल बोलते हैं। अब बच्चों को याद होगा कि एब्जॉर्बेबल क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल, तो बंदा लिख देगा एब्जॉर्बेबल होता है कि जल्दी से एब्जॉर्ब होने वाले, रेडिली एब्जॉर्ब होने वाले, और एल्कलोसिस मैंने समझा दिया कि एल्कलोसिस क्या होता है, और नॉन एब्जॉर्बेबल भी हो गए। तो यहाँ पे इजीली, और एग्जाम्पल खासकर मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि एग्जाम्पल मेन होते हैं, और एग्जाम्पल लिखो अपने। अगर आंसर में आप एग्जाम्पल ब्लैक पेन से लिखोगे एग्जाम्पल ये दिस, तो बेटर मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट चलो, आइडल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटासिड। अब मैं ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को मानता ही नहीं हूँ, ये बेमतलब की कैरेक्टरिस्टिक फालतू में घुसेड़ देते हैं चैप्टर के अंदर। ये आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? एंटासिड्स की। आइडल पता है ना, आइडल जो हो नहीं सकती, जो हो नहीं सकती, आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब चलो पढ़ लेते हैं, 3-4 पढ़ लेते हैं। फर्स्ट दे रखी है द एंटासिड शुड बी एब्जॉर्बेबल और कॉज सिस्टमिक एल्कलोसिस। एंटासिड हमेशा एब्जॉर्बेबल और सिस्टमिक एल्कलोसिस को कॉज करेंगे। एल्कलोसिस मैंने बता दिया कि वहां पे क्या था, ज़्यादा एसिड के सामने ज़्यादा बेस। ठीक है, और यहाँ पे बोला है शुड बी एब्जॉर्बेबल। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड भी हैं। सारे एंटासिड एब्जॉर्बेबल नहीं होते हैं, कुछ नॉन एब्जॉर्बेबल भी होते हैं। तो ये आप आइडल पढ़ रहे हो, ये मत पढ़ो गलत गलत क्यों लिखा है। ये आइडल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हो कि अगर एंटासिड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आइडल हुई तो क्या ये आइडल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट है द एंटासिड शुड हैव बफर इन पीएच रेंज। बफर का जो पीएच रेंज है वो 4 to 6 रहना चाहिए। ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ कुछ का नहीं होता है, फ्लक्चुएट कर जाता है। यहाँ पे भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये है क्या? आइडल कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हो। वैसे ये पेपर में आएगी नहीं, पूछी नहीं जाएंगी, पर दे रखी है तो कोई 3 कोई 4 याद कर लेना बस। अब जो हमने नॉन एब्जॉर्बेबल और एब्जॉर्बेबल पढ़े थे ना, वहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रखे हैं, और आपके सिलेबस में सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट एब्जॉर्बेबल है, बाकी एल्यूमिनियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट क्या है? नॉन एब्जॉर्बेबल है। तो सबसे मैं आखिरी में गया हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में गया हूँ। यहाँ पे मैं, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या पढ़ाने वाले हो? मैं यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे बस मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप पेपर में किस तरह लिखे जो आपको अच्छे नंबर मिले। और मैं साफ अभी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, उसे लिख लो। क्वेश्चन ऐसे आएगा, डिफाइन एंटासिड,
एंड इट्स क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन वन एंटासिड। कोई भी एक एंटासिड एक्सप्लेन कर दो, एंटासिड को डिफाइन कर दो और उसकी क्लासिफिकेशन को, ऐसे क्वेश्चन बनता है। पर कभी कभी क्या होता है ना, वो पेपर बनाने वाले के मूड पे डिपेंड करता है, कभी कभी वो डायरेक्ट पूछ लेता है एक्सप्लेन सोडियम बाइकार्बोनेट, एक्सप्लेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट देयर प्रिपरेशन, राइट देयर यूसेज, राइट देयर प्रॉपर्टीज, पूछ लेता है वो। तो तीन ही है, अच्छे से याद कर लेना। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बताऊंगा कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इम्प्रेस करना है उस टीचर को, ये रटने वाली चीज़ है, ठीक है। अब देखो, जैसे आ गया भैया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आ गया और बोला उसकी प्रिपरेशन लिखो, उसके यूजेस लिखो, उसकी प्रॉपर्टीज लिखो, आ गया। अब आपने उठाया ब्लू पेन, आपने उठाया ब्लैक पेन, तो याद रखना हेडिंग आपको ब्लैक पेन से डालनी है। अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है तो ब्लू पेन से ही लिख दो, फिर नीचे जल्दी से अंडरलाइन कर देना ब्लैक पेन से। ये इंप्रेशन पे बात करता है, ये इंप्रेस आप कैसे कर रहे हो, जो आपको टीचर चेक कर रहा है पेपर, उसके ऊपर सबसे मेन फोकस है। अब जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में सबसे पहले आपने हेडिंग डाली साइनोनियम। मैं एक समझाऊंगा, बाकी दो भी ऐसे ही हैं, उनको आपको ये कैसे एक्सप्लेन करना है वो आप देख लेना, या हमारी जो वीडियो है उसके बाद आप हमें भेज सकते हैं क्लिक करके कि किस तरीके से आपने बनाए, अपना आप नोट्स बनाएं, अपना आप लिखें, अपना आपको देखें कि बढ़िया लग रहा है नहीं लिख रहा। अब देखो, आपने ब्लैक पेन से लिखा साइनोनियम, उसका आगे बढ़िया से लिख दिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फिर आपने लिख दिया मोलिकुलर फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस। प्रिपरेशन में वो जो ऊपर लाइन लिखी है भले ही वो ना लिखो, पर रिएक्शन इज मस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन भूलना मत, रिएक्शन बहुत जरूरी है, रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने रिएक्शन लिख दी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में वो एक लाइन में लिखा है सारा, क्या आप उसे पॉइंट्स नहीं बना सकते ब्लैक पेन से नीचे डॉट डाल के, भैया ये वाइट पाउडर है, वाइट ऑर्डरलेस पाउडर है। नेक्स्ट सोल्यूबल है एसिड में, थर्ड इंसोल्यूबल है इथेनॉल में, फोर्थ इंसोल्यूबल है वाटर में। 4 पॉइंट बन जाएंगे। इन्होंने जहां एक लाइन में लिखा है वहां आप 4 पॉइंट बना सकते हो, स्मार्ट वर्क कर सकते हो ना, जो टीचर को फिर वो लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, अच्छा बच्चे ने 4 पॉइंट लिखे कर दिया, अच्छे लिखे, सही लिखे, बस। ऐसे यूजेस में ये लेग्जेटिव, रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, अब यहाँ पे आप बोलोगे लेग्जेटिव, ये रिलीफ कॉन्स्टिपेशन में मदद करते हैं। लेग्जेटिव होते हैं स्टूल, जो हमें मतलब लूज मोशन हो जाते हैं ना, उसके लिए यहाँ पे बोला गया है, ये मदद करते हैं उसके लिए। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एलिमेंट जैसे हार्ट बर्न, जनरल अपसेट स्टमक, फीलिंग इनडाइजेशन, तो याद है ना, उसके लिए भी यहाँ पे इसका यूज आता है, वहाँ पे भी इसका यूज आता है। और अगर आप बात करें पुदीन हरा, या आपने खाई होगी, या आपने एक दवाई देखी होगी जिसका नाम है डाइजीन, जो बंदे चूसते रहते हैं डाइजीन, वो यही काम करते हैं, वो इंडाइजेशन इन सब में हेल्प करते हैं। अब आपको समझ आया आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है। भले ही कुछ कुछ होते हैं, मुझे प्रिपरेशन आती है, मुझे यूजेस आते हैं, बस मुझे ये तो आता ही नहीं, प्रॉपर्टीज तो आती ही नहीं, चलो छोड़ देता हूँ, नहीं, छोड़ना नहीं है। अगर आप ये भी पॉइंट्स लिख दोगे, यूजेस लिख दोगे, प्रिपरेशन लिख दोगे, साइनोनियम लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, बहुत, अगर 5 नंबर का तो 3 नंबर तो 2 नंबर तो मिल जाएंगे, 2 नंबर तो मिल जाएंगे। तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको लिखना है, वो पेपर में लिखना है, और इट्स अ मेन, ये मेन फोकस वाला पार्ट है, ये आ जाएगा एक्सप्लेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बंदा कंफ्यूज होता है कौन से चैप्टर से है, क्या ये एंटासिड है, क्या ये एमेटिक्स है, क्या ये एक्सपोरेंट्स है, क्या हेमेटिक्स है। अभी हम एंटासिड पढ़ रहे हैं, तो 3 है इसके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, और थर्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। और एक पॉइंट्स आप खुद भी बना सकते हो, प्रॉपर्टी में बना सकते हो। जब आपने पढ़ा था नॉन एब्जॉर्बेबल एब्जॉर्बेबल में, तो एब्जॉर्बेबल में क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो, इट इज अ एब्जॉर्बेबल एंटासिड। यहाँ पे आप लिख सकते हो मैग्नीशियम सॉल्ट इज अ नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड। तो मतलब आपको 5 पॉइंट इसमें, 1 2 3 4 5 है, 5 में से 4 भी आपने अच्छे से लिख दिए ना, पूरे नंबर है।
तो इनको तो आपको रटना पड़ेगा, और रिएक्शन भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आपने अगर वो ऊपर का नहीं आता, आपने रिएक्शन लिख दी, तो उसे ही बना के उस रिएक्शन को देख के अच्छा ये इसके साथ रिएक्ट हो रहा है, अच्छा ये प्रोडक्ट में बन रहा है, ऊपर आप ये भी लिख सकते हो, खुद ही बना के लिख सकते हो, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बस इतना ही था इस चैप्टर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ पे मैं सोडियम बाइकार्बोनेट में 1 नंबर का क्वेश्चन फिर बताने जा रहा हूँ कि साइनोनियम याद जरूर कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया था बेकिंग सोडा, मीठा सोडा घर में बोलते हैं ना, वो इसे ही कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही कहते हैं। साथ में सोल्वरी प्रोसेस भी है यहाँ, जिसे आप अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कह सकते हो। तो 1 नंबर में आ सकता है कि अमोनिया सोडा प्रोसेस किस प्रोसेस को कहते हो, इट्स अ सोल्वरी प्रोसेस। ठीक है। और यहाँ पर बर्न्स, जलने पर, इंसेक्ट बाइट्स और प्रॉपर्टीज और यूजेस तो हर कदर में याद होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको याद कर लेना अच्छे से, या आप नोट्स अच्छे से बना लेना ब्लैक पेन और ब्लू पेन से। और इस चीज़ में फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखें और स्पीड अप करिए अपनी। अगर आपको पेपर पूरा अटैम्प्ट करना है, अच्छे से लिखना है भर भर के, तो आप पूरा अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए, अपनी स्पीड अप कीजिए। और साथ में मैं एक बात और बोलूँगा, साथ में स्पीड अप तो कर रहे हैं और लिख रहे हैं, साथ में पॉइंट्स में आंसर लिखिए, पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट्स में। और अगर आप इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा करेंगे तो एक अच्छा इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा उस पे, टीचर पे जो आपका पेपर चेक कर रहा है। तो थैंक यू गाइस, ये सेशन मैं इधर ही अभी रोकता हूँ, अगला चैप्टर लाऊंगा आपके लिए, और भी मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दूंगा। ये मैंने आपको समझाया है। थैंक यू।